अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और मज़े से अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल भी आप लोग कर रहे होंगे जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आपने एंड तक मुकम्मल देखना है। टॉपिक्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जो आपके पसंद का हो आप उसको पूरा तसल्ली से और इत्मीनान से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो वीडियो की सेटिंग जो है उसमें जाके ऑडियो ट्रैक चेंज करें और अपनी लैंग्वेज में इसको सुन लीजिए। अ, हम बात करते हैं हमारे आने वाले बैच की, जो कि अभी बैच 32 है, फ्री है। आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में तमाम ग्रुप्स के लिंक्स अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन करें, एडमिन को मैसेज करें और अपने जो एडमिशन है उसको कंफर्म करवा लें, क्योंकि इसके बाद कोई बैच नहीं होगा, उसके बाद पेड स्टार्ट हो जाएंगे। अभी टॉपिक्स तकरीबन आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। आज जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले एक और वीडियो जो यहाँ आपको ऊपर आई के बटन के ऊपर इस जगह पर नजर आ रही होगी, इसको आपने लाजमी देखना है अगर आपने वो वीडियो पूरी नहीं देखी, क्योंकि वो टॉपिक्स और ये टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी। अगर आपको ये जो इसके हवाले से मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये नहीं देखनी, नहीं सुननी, कोई इशू नहीं है। आप अपने एनालिसिस को यहाँ पर देखें और अपने हिसाब से उसको फिर चेक करें कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं और हमारे जो एनालिसिस हैं वो मैच कर रहे हैं, तो इट मीन्स के समथिंग इज़ गुड, हमें उसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड के ऊपर, कि गोल्ड यकदम से कभी हमने नहीं देखा। इतने अरसे से आप भी ट्रेड कर रहे हैं, हम भी ट्रेड कर रहे हैं, कि सडनली इतना ज़्यादा ये ऊपर चला गया हो। जाता है बुलिश मोमेंटम ये पकड़ता है, लेकिन सडनली इस तरीके से इसका बिहेवियर सामने आना ये समझ से बाहर एक चीज़ थी, क्योंकि हमें ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं था। जब पता लगना स्टार्ट हुआ तो सूरत हाल आपके सामने है। ये पॉइंट अक्सर मैं डिस्कस करता रहता हूँ, इसको हम फिर भी आज देखेंगे। यहाँ पे आप चेक कर लें कि ये कितना है, ये हमारे काम आएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट $500 आप कह लें, ऑलमोस्ट $500, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद ये देखो, ये रही गोल्ड की रिपोर्ट, ये गया, कोई हाथ नहीं आया। वीकली में देखें कितनी वीकली बुलिश कैंडल्स बना के उसने पहली एक वीकली में बेरिश कैंडल बनाई है। अगर हम जस्ट इस मूवमेंट को M1 के हिसाब से देखें तो हम अक्सर देखते हैं कि M1 में भी इस तरह की कंसेक्टिव कैंडल्स बनाने के बाद एक आध रेड कैंडल बना के फिर ऊपर जाता है, फिर रेड, फिर ऊपर जाके फिर एक जगह आती है, वहां रेंज करती है मार्केट और फिर वापस की तरफ आती है। समटाइम्स इस तरह ऊपर जाने के बाद फौरन भी वापस आ जाती है। दोनों सिनेरियोज पॉसिबल हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसको अपने हिसाब से देखना है कि हम इसको अब ट्रेड कैसे करेंगे। आजकल आप देख रहे होंगे जो इसकी डेली की मूवमेंट है वो भी $100 से भी बढ़ के है, 150, 200, उस दिन तो 300, $350 भी इसने मूव किया डाउन साइड पे एक डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ देखनी है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमत क्या हो सकती है, और ये जो इतना ऊपर गया ये क्यों गया। इतना ऊपर जाने की बहुत सी वजूहत हैं। एक तो वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फेड का रेट कट ना करना, लेट हो जाना, उसकी वजह से भी है। और दूसरा चाइना जो है वो भी, उसके ऊपर जो टैरिफ्स लग रहे थे बार बार, उसकी वजह से भी ये हुआ कि इकोनॉमीज को एक खतरा था डॉलर से। तो उन्होंने अपने आप को, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स, हेज फंड्स होती हैं, उन्होंने अपने आप को गोल्ड में पैसा सेफ रखना महफूज समझा और वो उस तरफ शिफ्ट हुए। फिर जब उनको लगा कि अब थोड़े हालात से बेहतर की तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ पैसा वहां से अपना विड्रॉ किया, निकाला। तो जिसकी वजह से हमें एक बेरिश मोमेंटम भी देखने को मिला। मार्केट जाएगी ऊपर, लेकिन ये देखो अगर हम यहाँ पर डेली में आ रहे हैं ना, तो ये रेड कैंडल्स भी बना रही है। अब इसी डेली वाले मोमेंटम को देखो, यहाँ पर कितनी रेड कैंडल्स बनने, ग्रीन कैंडल्स बनने के बाद रेड कैंडल बनी और फिर भी मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। यही सीन हमें यहाँ पर वीकली में भी बता रहा है, तो एहतियात बहुत जरूरी है। अभी एक फर्म है इन्वेस्टिंग हेवन, उसने जो एक प्रेडिक्शन की थी गोल्ड के हवाले से, कि गोल्ड जो है आने वाले दिनों में तकरीबन जो इसकी अप्रोच है वो $5,200 तक जा सकता है। ये तो उनकी थी ये। और अच्छा, ये $5,200 तक कब जा सकता है? 2030 तक, ये तब की उनकी प्रोडिक्शन थी। और हमने जो चीज़ एक प्लान की थी, सोची थी कि ये इसी साल ही 4,000 को क्रॉस कर जाएगा। एक लास्ट पिछली वीडियो में मैं बता रहा था 4,000 क्या क्रॉस करना, वो तो 4400 के करीब से होके आ गया। और जो मुझे लग रहा है कि ये इसी साल $4,900 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है ये उसको भी ब्रेक कर देगा। ये वहां भी नहीं रुकेगा, इसी साल के अंदर ही जो अभी चल रहा है सिस्टम। एक तरफ फिर चाइना को जब ये चीज लगी कि हमारे साथ थोड़ा सा हाथ हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बिटकॉइन को बेच के गोल्ड को परचेज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से US डॉलर जो है वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जो है वो बढ़ने लग गया था। तो उसको भी ये खतरा था। अब बार बार कभी ट्रंप उनको वार्निंग देता है जी, ऐसे ही बैठे बैठे चुल उठ जाती है।
200% टैरिफ कर दो, 100% टैरिफ कर दो, फिर 2 हफ्ते बाद मीटिंग है, हम इसको कम कर रहे हैं। भाई जो करना है कर लेना, क्या ये ड्रामेबाजी चला के रखी हुई है। तो ये एक मार्केट बनाने की तैयारियां होती हैं। ठीक है। अभी 2030 तो दूर की बात है, अभी इसी साल में या आने वाले साल में ये गोल्ड $10,000 को भी क्रॉस कर सकता है। ये कोई $10,000 क्रॉस करना इसके लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा, ये कर सकता है क्रॉस। कोई मसला ही नहीं है इसके लिए इस लेवल को क्रॉस करना। उसके पीछे इसके लिए स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए। ठीक है। उन रीजंस को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या रीजंस हैं होगी जिनकी वजह से ये ऊपर जा सकता है, और अगर ये वापस आता है क्रैश करता है तो उसकी क्या रीजंस हैं। पिछले दिनों एक दोस्त पूछ रहा था, कह रहा था कि भाई वो मैंने जब बताया था ना कि गोल्ड दुनिया में कितना अवेलेबल है, 2,10,000 टन माइन हो चुका है, 50,000 रहता है, तो उसने कहा नहीं जी, ये रहता है, ये माइन हो गया नहीं, ऐसा नहीं है। ये माइन हो गया, ये रहता है, 3,000 टन उनकी कैपेसिटी है एक साल की माइनिंग की। ठीक है, इसको याद रखना। और ये जो 2,10,000 टन माइन हो चुका है ना, इसमें से जो अवेलेबल इन शेप ऑफ बार सेंट्रल बैंक्स की तरफ अवेलेबल है वो तकरीबन 50, 60, 70,000 टन तक का है। बाकी सारा मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर इन शेप ऑफ ज्वेलरी अवेलेबल है, इन शेप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर वहाँ अवेलेबल है, और थोड़ा सा किसी और चीज़ों में। उसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, या मैं शेयर कर दूंगा कि वो एग्जैक्ट कितना है। आई थिंक 40 या 50% गोल्ड इस वक्त ज्वेलरी के शेप में अवेलेबल है, वो भी सारा माइंड हुआ हुआ है। तो अभी जो उन्होंने एक फोरकास्ट की कि ये $5,200 से भी क्रॉस कर सकता है, मैं इसको $10,000 भी कह रहा हूँ कि वो भी क्रॉस करके जा सकता है। तो उसके लिए मुख्तलिफ रीजंस चाहिए। अगर आप अपनी, आप जिस भी कंट्री से हैं उस कंट्री की इकोनॉमीज को देखें, और हम इसको क्योंकि ट्रेड करने के दौरान यूएस की इकोनॉमी के साथ इसको मैच करते हैं, तो आप यूएस की इकोनॉमी भी जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे इस वक्त शटडाउन चल रहा है, और कल जब सीपीआई का डाटा आना था तो भाईजान ने वो कहते हैं ना कि दुकान के शटर एक मजदूर को बुला के खुलवा के, भाई ये डाटा मुझे निकाल के दो, मैंने अपना रेट कट करने का प्लान करना है। तो उन्होंने एक चीज सामने ला के रख दी जी, ये सीपीआई का डाटा अवेलेबल है जो कि नेगेटिव में आया। ठीक है। और ये उसके लिए एक पॉजिटिव साइन था कि वो एक रेट कट करने की तरफ जाए फेड। और अब आने वाले हफ्ते में वेडनेसडे को हमारे पास जो चीज आएगी, ये 4.25 पे इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, 4% वो करना चाह रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ये अभी मैं ना थोड़ी सी बातें डिस्कस करूंगा तो ये वहां पे सामने आएगी, इसको आपने याद रखना है। अभी क्या अवेलेबल है 4.25, करना क्या चाह रहे हैं वो 4%। इसके बाद एक रेट कट और आएगा इस साल में, और उसके अंदर भी ये रेट कट करना चाहते हैं, 3.75 या 3.50 तक ला सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इधर आएंगे तो आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री भी आएगी कि कब कब क्या रेट रहा, ये 21 के अंदर इनका क्या रेट रहा, उससे पहले इसका क्या रेट रहा, सारा कुछ यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। ये आप देखेंगे, उस वक्त देखेंगे जब मैं आगे चल के आपको कुछ बातें बताऊंगा यील्ड के हवाले से, कि यील्ड का है इस वक्त, यील्ड कहाँ चल रही है 4% पे, कौन सी वाली, 10 ईयर की यील्ड। ठीक है। अभी हम आते हैं कि गोल्ड की जो प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होने की रीजंस क्या क्या होती हैं। सबसे बड़ी रीजन जो होती है वो होती है इसकी इन्फ्लेमेशन की, इन्फ्लेशन की, अफराते ज़र भी आप उसको उर्दू ज़बान में कहते हैं, इन्फ्लेशन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब पैसे की कदर कम हो जाती है ना, तो इवन लोग भी, और स्मार्ट प्लेयर्स जब भी जिक्र आए ना, आपने ये नहीं समझना कि कोई बंदा होगा, ये इदारे होते हैं। मैंने एक पुरानी किसी वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी, बताया था, मैं दोबारा भी आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन से इदारे होते हैं जो स्मार्ट प्लेयर्स कहलाते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंड्स हो गए, हेजिंग फंड्स हो गए, सेंट्रल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स में से कौन कौन से किस कैटेगरी में आते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है। तो ये जो लोग हैं, ये इस चीज के अंदर आते हैं कि यार पैसे की कदर कम हो रही है, पैसे को सेव करने के लिए हम गोल्ड की तरफ जाएं, क्योंकि गोल्ड के अंदर अगर गोल्ड नीचे भी आ गया ना, तो उनके पास फिजिकली गोल्ड पड़ा है, उन्हें टेंशन नहीं है, उन्होंने गोल्ड को खरीद के रखा हुआ है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी मार्केट ने रिकवरी करनी है, उसने अपने इस लेवल पे जहां से उसने बाइंग की है, इसको क्रॉस करके जाना है, और वो उनके पैसे को रिकवर करके जाएगा। तो उनके पैसे को लॉस नहीं होगा। उनको पता है हमारे पास इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा है, ये 1 साल के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए नहीं पड़ा, ये हमारे पास सालों के लिए पड़ा है पैसा। आप अक्सर देखते होंगे कि आपको इंश्योरेंस वाले मिलते होंगे, वो भी क्या करते हैं, वो भी ऐसे कुछ काम करते हैं। किसी दिन मौका मिला ना तो हम बैठ के ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे किसी ऐसी वीडियो में जो किसी को ना दी जाए, लेकिन आपको वो मैं बताऊंगा। ठीक है, कि वो किस तरीके से आप लोगों के साथ गेम कर रहे होते हैं। खुद तो वो 30%, 40% बना लेते हैं, आपको उन्होंने देना वही 6% होता है आफ्टर 20 ईयर्स।
लेकिन आप उस चीज को कैसे क्लेम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो हो गया अफराते जर या इन्फ्लेशन, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहते हैं पैसे की कदर कम ना हो जाए तो हम गोल्ड को बाय कर लें, तो जाहिर है फिर इसकी प्राइस बढ़ती है जब डिमांड ही उसकी एक लिमिटेड है, ठीक है, और नहीं आ तो कुछ आ नहीं रहा। अब 50,000 टन सोना अवेलेबल है, या तो ऐसा होना कि 50,000 टन और खजाने में कहीं से निकल आए, फिर तो समझ आते हैं गोल्ड की प्राइस इस वक्त अगर $4,000 है तो ये $3,000 पे आके रुक जाएगी। अगर 50,000 टन और निकल आता है, मतलब आधी सप्लाई मजीद बढ़ गई, तो ये काम हो सकता है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल बैंक्स भी इसी तरफ आ जाते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि हम करेंसी की बजाय अपने जो वो पैसे जो काफ़ी लॉन्ग टर्म अरसे के लिए संभाल के रखने हैं। एक होता है इन्वेस्टर का पैसा, एक होता है सेंट्रल बैंक्स का अपना पैसा, उन्होंने अपने पैसे को कैसे संभाल के रखना है, इन शेप ऑफ गोल्ड। चलो भाई गोल्ड में सेफ पड़ा है, आज नहीं तो कल इसने कीमत में इंक्रीज होना है। क्यों? अगर आप एक चीज का तखमीना लगाएं, अंदाजा लगाएं कि आज से आपने जब होश संभाला उस वक्त आप कुछ चीजें परचेज करते थे, शॉपिंग करते थे, कुछ भी लेके आते थे, उस वक्त चीजों की प्राइसेस क्या थी, आज चीजों की प्राइसेस क्या हैं। किसी एक चीज को लेके देख लें, कोई पेन देख लें, कोई मोबाइल देख लें, कोई कॉपीज देख लें, डायरीज देख लें, इस तरह के इक्विपमेंट्स को देखें कि पहले क्या प्राइस थी 10 साल 20 साल पहले, आज क्या प्राइस है। मैंने जो एक अंदाजा लगाया उसके मुताबिक तकरीबन 3 से 4 साल बाद आपके पैसे में डिक्लाइन आता है। आज आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा है ना, ठीक है, और 3 साल बाद भी आपने उसको अंदर कोई इन्वेस्टमेंट या कहीं पे इस तरह नहीं लगाया तो वो 3 साल बाद भी 1 लाख होगा। लेकिन आज के 3 लाख और 3 साल 1 लाख और आने वाले 3 साल बाद के 1 लाख रुपए में फर्क बहुत होगा। आज आप कोई चीज 1 लाख रुपए की परचेज कर सकते हैं ना, 3 साल बाद वो आप 1 लाख की परचेज नहीं कर पाएंगे, वो महंगी हो जाएगी। सीधी सी एग्जांपल देख लें यार, 2018 के अंदर या 19 में, 20 में लगा लें, हाँ 20 में लगाएं, ये एक मशहूर गाड़ी है सुजुकी आल्टो, उसकी क्या प्राइस थी और आज उसकी क्या प्राइस है। आपको आपके पैसे की कदर जिस भी कंट्री से हैं आप उसके हिसाब से देखने आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना उसका जो नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक्स इसलिए इस चीज में आते हैं। उसके बाद आ जाता है जी कि इंटरेस्ट रेट, डॉलर इस वक्त क्या रेंज में है, उसका इंडेक्स क्या कह रहा है और इंटरेस्ट रेट क्या कह रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को देखना बहुत जरूरी होता है कि इंटरेस्ट रेट जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि 4.25% है और डॉलर इस वक्त इंडेक्स के अंदर है, तो वहां पर वो आपको क्या प्रॉफिट दे रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो इन्वेस्टर है वो आके देखता है कि यार अगर डॉलर कमजोर हो गया तो इससे सोने की प्राइसेस को बेनिफिट होगा, तो मुझे सोने की तरफ जाना है, मुझे गोल्ड परचेज करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कनेक्टेड है इन्फ्लेशन से, बेरोजगारी से, वो है जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी। वो आप लोगों ने आने वाले ये जो गुजरे हुए 3 4 5 साल ने आपने देख लिया, जो इतने बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान जंगें हुई, उससे क्या असर पड़ा वो आपके सामने है इस वक्त। रिट्रेसमेंट छोटी छोटी हुई, ये हुई, ये हुई, कहाँ गया उसके बाद, ये जा ही जा रहा है ऊपर, वापसी का तो नामो निशान नहीं है। तो ये असरात होते हैं इकोनॉमी के ऊपर इन चीजों का। फिर आ जाता है जी कि इस सूरत हाल में अब इन्वेस्टर जो है वो क्या मेजर पॉइंट है जिसको देखेगा, वो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट की तरफ, कि इंटरेस्ट रेट क्या है इस वक्त। उसने इंटरेस्ट रेट देखा कि इंटरेस्ट रेट में है जी सेंट्रल बैंक, हम इस वक्त सिर्फ यूएसए की बात करते हैं, यूएसए वाले इस वक्त जो रेट है वो चल रहा है 3%, और ये क्या करेंगे, ये आने वाले टाइम में या आने वाले दिनों में ये इसको कर रहे हैं 7%। अब एक चीज बंदा आके देखता है इन्वेस्टर, कि यार ये गोल्ड है, गोल्ड को मैं परचेज करता हूँ, इसके ऊपर तो बस ये है कि ये ऊपर जाएगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी, मेरी वैल्यू सेफ है, जबकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा। जिसको अगर हम आम जबान में कहें, इसको हम यील्ड के नाम भी देते हैं, कि यार ये एक इसकी यील्ड नहीं है। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसके ऊपर यील्ड नहीं है, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। वो प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी प्राइस इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट रेट जब वो मिलता है जिस प्रोडक्ट के ऊपर, वो प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं, मैं कभी डिस्कस करेंगे उसको, तो इन्वेस्टर बैंक डिपॉजिट की तरफ जाता है कि यार मैं अपना पैसा गोल्ड से निकाल के बैंक की तरफ रखूं, क्योंकि बैंक मुझे 7% का रिटर्न दे रहा है। तो जब वो उसने यहां से पैसा निकाला, पैसा इधर आ गया, तो इसकी प्राइस क्या हुई, ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज होती है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। डीएक्सवाई जो डॉलर इंडेक्स है उसमें जब
आप देखते हैं कि यार लॉन्ग टर्म वो ऊपर जा रहा है तो गोल्ड लॉन्ग टर्म नीचे आ रहा है। शॉर्ट टर्म में नहीं जाना। शॉर्ट टर्म में समटाइम्स वो इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है, गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, इंडेक्स भी नीचे आ रहा है, गोल्ड भी नीचे आ रहा है। शॉर्ट टर्म में ये होता है। लॉन्ग टर्म में आपको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा, एक चीज ऊपर है तो दूसरी नीचे आ रही है। ठीक है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि यार महंगाई में जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो गई है। ठीक है। तो उस वक्त भी क्या करते हैं यार, अब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई है, पैसा अपनी वैल्यू को बरकरार रख रहा है, तो अब हमें गोल्ड के अंदर पैसा रखने की जरूरत नहीं है। उस वक्त तक गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ चुकी होती हैं। तो फिर वो इन्वेस्टर क्या करता है, वो फंड मैनेजमेंट कंपनी क्या करते हैं, यहाँ से अपना पैसा निकाला, उठा के वापस बैंक में रख दिया, या जिसको देना है उसको दे दिया। इस सूरत में हाल में क्या हुआ, डिमांड ही नहीं है गोल्ड की, भाई गोल्ड नहीं चाहिए यार, हमें हमारा पैसा चाहिए, हमने कहीं लगाना है किसी और कारोबार में। जब जाहिर है बेरोजगारी कंट्रोल में है, महंगाई नहीं है, वो भी कंट्रोल में है, तो लोग अपने पैसे लेके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाते हैं, किसी कारोबार की तरफ जाते हैं कि जब मैं चलो वो काम कर लूँ। तो ऐसी सूरत हाल में ये काम होता है कि गोल्ड की प्राइसेस नीचे आती हैं, और अदर जो इवेंट्स होते हैं या एसेट्स होते हैं उनकी प्राइसेस ऊपर जाती हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन जो होती हैं अगर वो खत्म हो जाए तो ऐसी सूरत हाल में डेफिनेटली इसने नीचे आना होता है। अब जितनी बड़ी लाइन लगाई इतना बड़ा नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन डाउन ही आएगा। जाहिर है पैसा जब निकलेगा, प्रॉफिट टेकिंग होगी, तो उस वक्त ये चीज सामने आती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसमें कमी अब आती है तो कितनी हो सकती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि यार इस वक्त जो चीज़ हम देख रहे हैं ना, तो मुझे जो चीज़ लग रही है $2800, वो भी मैक्सिमम। यार ये आया तो शायद इस एरिया तक आएगा, इससे नीचे नहीं आ सकता यार। इससे नीचे आने का मतलब है कि यार सोना इतना सस्ता हो गया, हर बंदा ही खरीदेगा, तो स्मार्ट प्लेयर के हाथ से तो चीज़ निकल गई, वो निकलने तो नहीं देगा अपने हाथ से चीज़। वो इसी जगह पे यहाँ, इवन यहाँ पर जो गैप्स अवेलेबल है ना, वो ये गैप भी फिल नहीं करने देगा। ये आप यूं समझे कि ये गैप है ना, वो ये फिल भी नहीं करने देगा, वो इसी जगह पर रेंज बना के रखेगा, तंग करता रहेगा, और यहीं से ऊपर ले जाएगा, साल 2 साल 3 साल इसी जगह घुमा के आपको ऊपर ले जाएगा। वो घुमा सकते हैं, ये भी घुमाया। ठीक है। ये रेंज देखो, यहाँ पर भी कितना अरसा इसने घुमाया आपको, 2020, 2023, 24, 24 तक घुमाया गया इसी रेंज के अंदर। तो ये काम हो सकता है इस जगह पर भी। ठीक है। इतना ज्यादा सोना सस्ता अब शायद वो लोग ना होने दें, उनको पता है कि अगर ये सोना सस्ता होने दिया तो और लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अगर मैं इसके जो प्रीवियस पुल बैक्स थे, प्रीवियस हिस्ट्री थी, अभी तक की नहीं, प्रीवियस, उसमें जो मैक्सिमम करेक्शन हमें देखने को मिला था ना, वो आई थिंक 35 या आई थिंक 45% तक का देखने का मिला था, 45% तक, हाँ 45 तक, $1900 तक गया था। $1900 के बाद ये $1050 तक आया था। तो ये 45% बनता है अपने ऑल टाइम हाई का। अगर हम अभी इस वक्त भी गोल्ड का ऑल टाइम हाई देखिए तो वो बनता है जी ऑलमोस्ट 4400। ठीक है। 4400 से आप इसका निकालें 45%। ठीक है। तो वो बनता है तकरीबन $2000 के आसपास, या 1900 कुछ, 2000, आप समझे कि यार $2000 बनता है इसका हाफ। ठीक है। तो ये वहां तक आ सकता है, लेकिन जितना ऊपर चला गया अब उस लेवल तक अब नहीं आ सकता। बिटकॉइन का भी हालात देख लें, उसका मैक्सिमम क्रैश जो मैंने देखा वो 76% था। अब 76% क्रैश होना उसके लिए मुमकिन नहीं लग रहा आम सिनेरियोज के अंदर। हाँ, जिस तरह सोलाना के साथ हुआ है ऐसा कुछ हो जाए तो भाई फिर कुछ पता नहीं, वो जीरो से भी नीचे गिर सकता है। वैल्यूज तो उसकी है ना अवेलेबल, वरना नहीं। तो ये $2000 तक आ सकता है 50% क्रैश के बाद। वो इन्वेस्टर के लिए ऐसे समझे कि ये सोना और सोना हो गया उनके लिए। तो अभी इस वक्त अगर हम देखें सर, जस्ट 25% की करेक्शन यहाँ से, तो वो जो ऑलमोस्ट बनती है वो इस लेवल तक बनती है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। यार ये एरिया, अगर आपको इस पॉइंट से नीचे, 1 31 26 है, 3200 रख लो सिर्फ आप, साइकोलॉजिकल लेवल पूरा रख लो एक, यार इस पॉइंट पे सोना मिलता है ना, आपने एज ए इन्वेस्टर बन के सोने को डीसीए से परचेज करना शुरू कर देना है। हाँ, अगर आप किसी ब्रोकर के ऊपर परचेज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, पता लगे जी अगले 2 साल ये ऊपर न जाए, वो आपको कुछ चार्जेस लगाता है, तो वो चार्जेस आपको पहले पता होना चाहिए, फिर आपने ये काम करना है। आप इसके अंदर एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं तो आपने अपने ब्रोकर को डिक्लेयर करना है कि भाई मैं एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ इसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। एज ए ट्रेडर तो हम 2 मिनट भी होल्ड नहीं करते ट्रेड को। ठीक है। 2 मिनट भी होल्ड नहीं करते, हालांकि होल्ड करनी चाहिए, नहीं करते। एज ए इन्वेस्टर हमें होल्ड करना होता है, तो वो हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि उसके ऊपर होने वाले जो चार्जेस होते हैं वो हमें आइडिया हो कि यार वो 6 महीने बाद उसके क्या चार्जेस होंगे, 1 साल बाद उसके क्या चार्जेस होंगे, मैं तब उसको होल्ड करूँ। तो ये लेवल तक आ सकता है जो मुझे इस वक्त लग रहा है। लेकिन ये भी मैं इसकी मैक्सिमम रीच बता रहा हूँ, यार मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। अदरवाइज भाई ये पॉइंट, ये जो इसका ये हाई बना था ना, ये इसको आप यहाँ तक रखें ऐसे, भाई ये पॉइंट्स हैं
3400 3500 तक ये रेंज है। यहाँ तक सोना वापस आया तो आया, वरना ये इधर ही घूमता रहेगा, इधर ही घूम घुमा के हम सबको फिर और ऊपर ले जाएगा। जो इस वक्त ट्रम्प की पोजीशंस चल रही हैं, सिचुएशंस चल रही हैं, जो वो काम कर रहा है, तो ये इसके रिवर्सल के पॉइंट्स हो सकते हैं, इनको हमने समझना है। और यील्ड क्या है, गोल्ड वर्सेस यील्ड वर्सेस इंटरेस्ट रेट, अगर मैं ये आपको बताऊं, आप ये देखें, गोल्ड का तो आपको पता है क्या है। यील्ड ये जो होता है कि जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, उसको यील्ड कहते हैं। ठीक है, जैसे आप यूं समझे कि आपने 1,000 का बॉन्ड खरीदा, ठीक है, इस बॉन्ड के ऊपर आपको ईयरली $50 का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो वो 1,000 का 50 जो है वो कितना हो गया, 5%। तो यील्ड क्या हुई, 5% आपकी ईयरली यील्ड है। अब आपको यील्ड 5% मिल रहा है, गोल्ड पे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप किसकी तरफ जाएंगे, आप यील्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, यील्ड की भी आगे एग्जाम काफी टाइप्स होते हैं जो स्टॉक्स में काम करते हैं, उनको पता है। बॉन्ड की यील्ड अलग होती है, डिविडेंड वाली अलग होती है, ट्रेजरी वाली अलग होती है। ट्रेजरी होती है जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। गवर्नमेंट का बॉन्ड इस वक्त 4% पे चल रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट का चल रहा है इस वक्त 4.25% पे। इन्वेस्टर किसकी तरफ जाएगा, बैंक डिपॉजिट की तरफ जाएगा या वो यील्ड की तरफ जाएगा। अगर वो इसको और कम करते हैं तो उन्होंने अपने यील्ड को भी साथ साथ मेंटेन करना होता है, कि हम लोगों को सिर्फ यहाँ तक रखें ताकि वो अपने पैसे को डॉलर के अंदर रखें, जाया ना करें, या डॉलर हमें देके हमसे यील्ड ले लें, किसी और तरफ ना जाएं। तो उन्होंने अपने आप को सेफ भी रखना है। गोल्ड के ऊपर यील्ड कुछ नहीं मिलता, गोल्ड अपने प्राइसेस को हाई करेगा, वो बेचेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लोग एक प्रोडक्ट से निकल के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव होते रहते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस अप डाउन होती रहती हैं। तो हमें जब भी इंटरेस्ट रेट देखना है, क्या इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इस वक्त, 4% हो गया, यील्ड क्या चल रही है, 4% हो गया, लेवल पे है, तो इन्वेस्टर यहीं रहेगा। यील्ड और गिर जाती है यार, 3% 2% पे आ जाती है। ठीक है, तो गो इन्वेस्टर के यार 2% मिल रहा है साल का, उससे बेहतर है मैं गोल्ड के अंदर रख लूँ, यहाँ से पैसा निकाल लूँ, बेच दूँ इसको, तो वो गोल्ड की तरफ आएगा, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगी। तो उन्होंने इस चीज को भी साथ के साथ मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप इसका एक पूरा इस तरह से स्ट्रक्चर देखें ना, डेली या वीकली में जाके आपको आइडिया होगा कि इसकी यील्ड कब कब क्या क्या चलती रही है। देखिए कोविड के दिनों में कहाँ तक आ गई थी, उसके बाद ये सडनली यहाँ पे आके रुक गई है, 5% तक मैक्सिमम यहाँ तक लेके आए। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है कम होता है तो इसके ऊपर भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, जो कि बहुत सिंपल इस वक्त बने हुए हैं, कोई मुश्किल नहीं बना हुआ। अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सिर्फ और सिर्फ ये एक इनगल्फिंग सेल बना हुआ है। मार्केट उठी हमारे ऐसी, डेली के बाय से उठी है। हमारे यहाँ इस तरह के कई लोग हैं जिनको ना ये बता दो ना, यहाँ से यहाँ तक विक से विक मार्क करना है, इधर विक से विक मार्क करना है, ये इनगल्फिंग सेल है, ये इनगल्फिंग बाय है। फिर आपने इस टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेना है, यहाँ पर आपने देखना है बाय फील्ड का है, सेल फील्ड का है, और वहाँ पे आपने आके ट्रेड कर देनी है। इतना सीखने के बाद वो ना वो बन जाते हैं, महान उस्ताद बन जाते हैं, और फिर वो जो है ना वो चूरन बेचने लग जाते हैं। बचना है अपने ऐसे लोगों से। नॉलेज सिर्फ यही नहीं होता, नॉलेज इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। अगर हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं ना कि यार यहाँ पे आके ये फील्ड पकड़ना है और यहाँ पे आके ये करना है और बैठ जाना है, तो उसके पीछे लॉजिक्स बहुत सारी हैं, जिसको कवर करने में आगे टाइम लगता है। और वो आगे की क्लासेस के अंदर जब आप हमारे साथ आगे चलते हैं, तब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि यार ये चीज़ भी है, ये भी है, ये भी है। जैसे अभी ये जो वीडियो बनाई है, इसके अंदर जो शुरू के टॉपिक्स हैं, हो सकता है ये सबके लिए ना हो, ये सिर्फ हमारे जो ट्रेडिंग रूम के स्टूडेंट्स हैं ये उनके काम आएंगी। जो लोग वहाँ सीख रहे हैं ना, ये उनके लिए, सबके लिए ये चीज़ नहीं होती। ठीक है, आपके लिए जो एनालिसिस है आप उसको देखें कि वो हमने किस तरीके से निकाले हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके देखता हूँ कि यार मार्केट ने इस वक्त ये इस पॉइंट तक का एरिया जो है वो कैप्चर कर लिया है, इससे नीचे का कैप्चर नहीं किया, तो मैं इसके नीचे आऊंगा। ठीक है, और कहाँ पे मार्केट पड़ी है वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर मैं इस जगह पे आता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो सेल था वो यहाँ तक था, ये सारा। अभी H4 के अंदर सेल पॉइंट मेरे पास ये अवेलेबल है, टॉप। तो हमेशा की तरह हम टॉप पे जाएंगे, टॉप से भी सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है यार H4 का ये बायफील्ड का सेटअप, 4219 4270। उस दिन मैंने बताया था कि जो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो मेरा प्लान है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो कह रही है कि यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए 4220 तक। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई थी। लेकिन मार्केट ने इसके बाद एक और डिप लगाया, एक और डिप लगाने के बाद अब मार्केट को कहाँ तक आना चाहिए, अच्छा वो डिस्कनेक्ट हो गया, चलो 4195 तक आना चाहिए बिफोर ब्रेकिंग दिस लो। अगर ये लो ब्रेक करता है तो मेरा वो जो टारगेट था 4195 का, तो इसको उससे भी नीचे आना चाहिए। ठीक है, इसको उससे भी नीचे आना चाहिए। टारगेट नीचे हो जाएगा जब मार्केट और नीचे आएगी। और जिस दिन अगर ये टारगेट मेरा सक्सेसफुल हुआ तो वो चीज़ प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर आप मुझे बताना, आपका लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाए तो भाई बात रह गई।
ओके जी, H4 में हो गया। यहाँ पर मेरे पास रहता है ये वाला एरिया। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ मल्टीपल बेनिफिट्स कैसे हैं। स्पेशली इनगल्फिंग बाय से, ये इनगल्फिंग बाय अटैच्ड है, वहीं से ऊपर गया। ये बाय फेल आ गया क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट इनगल्फिंग नहीं है, तो हमने इसको फेल्ड सेटअप को लिया। बाय में आते हैं तो इस वक्त ये देखो, सारे बाय टेस्टेड हैं, सिर्फ ये एक भाई साहब रह गए हैं। हमने सिर्फ इस एक भाई से ट्रेड करनी है, ये वाला पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ से हमने अपने ट्रेड को कैप्चर करना है। इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है एनगल्फिंग का, जो 30 पिप्स का बनता है, हमने सिर्फ और सिर्फ वो लेना है। 40, हाँ, 80 और 84 से, ठीक है। ये हमारी पहली यहाँ की बाइंग होगी जब मार्केट यहाँ आती है। उसके बाद हम और बाइंग देखेंगे हमारे पास कहाँ अवेलेबल है। ये जो 3 विक्स अवेलेबल हैं, ये भी अच्छी जगह है। यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सिर्फ सेल्फ फील्ड के साथ है, सेल्फ फील्ड के साथ है तो क्या है, ए, नो बी, ठीक है। नहीं, ए और बी अवेलेबल है और सी का वेट हो रहा है। तो ये पॉइंट का टॉप एरिया मेरे लिए एक अच्छा ट्रेड करने वाला साबित हो सकता है। इसको मैं पकड़ूंगा टॉप एरिया को, ये पॉइंट, ठीक है। दूसरा मेरे पास बाइंग के लिए ये जगह बनेगी। ओके, सेलिंग में आते हैं। तो सेलिंग में दोस्त, यहाँ पर एक बाय ये पड़ा है फेल, एक बाय ये बाय पड़ा है। क्या ये दोनों बाय अटैच्ड हैं एक दूसरे के साथ? बिल्कुल नेक टू नेक टेस्टेड है। अगर मैं इसको देखूँ तो इसने इमीडिएटली इस एफ को भी फिल कर दिया फौरन। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ये एफ फौरन फिल नहीं हुआ, बाद में आके इसको फिल करके और ब्रेक कर दिया। तो ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, जिसने यहाँ के एफ को भी रिस्पेक्ट दी और उसके बाद रिस्पेक्ट वापस छीन ली है, ठीक है। तो ये एरिया हम देखेंगे। सेलिंग में H1 में ये एरिया आ रहा है और ये एरिया आ रहा है, दोनों टेस्टेड आमने सामने हैं, तो मैं लूंगा भाईजान ये एरिया टॉप पे। ओके, अब हम इसको शिफ्ट करते हैं M15 के अंदर। M15 में आके हम देखते हैं कि अब हमारे पास ये एरिया कैसे निकलता है। चलो जी, ये एरिया हमारे पास निकला आया रिसेंट बायफेल। ये बायफेल इस बायफेल के साथ भी कनेक्टेड है, ये बहुत अच्छी बात होगी। तो पहला हमारे पास सेल का एरिया आ गया 54 से 60 तक का। उसके बाद हम जाते हैं, ये देखो ये टॉप ही पकड़ता जा रहा है, ये हमारा सेलिंग का पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ और मेरे पास मजीद सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो मैं ये देखता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ बनी थी जिसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट उस पर नीचे आना शुरू हो गई। तो मैं इस रेंज को अगर कैलकुलेट करूँ तो इस रेंज का लोवेस्ट पॉइंट बनता है ये वाला बायफेल। इस बायफेल के साथ आता हूँ तो ये बायफेल भी कनेक्टेड है। तो ये मेरे पास एक एरिया निकल आएगा जहाँ पर मुझे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अब देखना एक नई चीज़ आपके सामने आ गई ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो ट्रेडिंग रूम वाले हैं वो ये पूछेंगे ये क्यों, कैसे, किस तरीके से, ये भी आपको बताऊंगा। सबके लिए नहीं होती, किसी किसी के लिए होती है। तो ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। 30 और 17 बनता है, इसको हम कम करेंगे तो मुझे ये वाला बायफिल प्रेफर करना है। तो मैं इसको और ऊपर कर लूंगा ताकि मेरा जो जोन है वो थोड़ा कम बन जाए। अब ये पॉइंट बन गया। अच्छा, मार्केट जितना ऊपर जा रही है ना, ये अपनी वॉलेटिलिटी, अपना एक मूवमेंट, अपनी डेली की मूवमेंट, अपनी कैंडल की मूवमेंट को भी इंक्रीज कर रही है। तो जहां मैं 30 पिप्स का जोन लेता था तो शायद मैं अब 40 पिप्स का जोन ले लूं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अंडर 60 पिप्स, अंडर 70 पिप्स का अपना स्टॉप लॉस रखूं। तो मुझे उसी के अंदर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। मार्केट तेज मूव कर रही है तो मुझे भी उसके साथ तेज अपना लेवल को दूर करके रखना है, नियरेस्ट लेवल नहीं रखने। नियरेस्ट लेवल मैंने उस वक्त रखना है जिस वक्त मार्केट के अंदर मूवमेंट कम हो। वो कब होती है? जब अकेला यूएस सेशन चल रहा हो, अकेला लंदन सेशन चल रहा हो, उस वक्त बहुत अच्छी मूवमेंट आपको मिल जाती है देखने को, और बड़ा मजा आएगा यार। ये भी बहुत अच्छी जगह थी ट्रेड करने की, बेहतरीन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ। यहाँ पर रात को एक बनी थी, मैंने ट्रेड की थी छोटी सी, उसके बाद छोड़ दिया, सो गए। तो इस वक्त भजन, ये हमारे पास सेल के एरियाज हैं, ये बाय के एरियाज हैं। आप इनको देख लें, अपने पास नोट कर लें। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के ऊपर, ठीक है। फिलहाल तक के लिए हमारे पास यही कुछ था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलते हैं। ट्रेडिंग रूम वालों, ये जो नई चीज़ बताई है ना, मुझे बताना आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो देखने के लिए कि नहीं।